Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zubair Awan, and this is your first lecture of your new subject, that is information systems and data processing. You can see my profile. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपका इसके लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर क्यूरी हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा, दैट इज़ MIS। एक्चुअली जो आज का हमारा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डाटा प्रोसेसिंग, वो इस MIS से रिलेटेड है। तो मैं एक या दो लेक्चर पहले इसके बारे में बताऊंगा, और जब आप लोगों की बेस एक दफ़ा बन जाएगी तो फिर हम उस एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो इस जो वर्ड है इसके ऊपर आपने गौर करना है कि व्हाट इज़ MIS। तो M stands for management, I stands for information, and S stands for system. So this become management information systems. Now what is management? ये तीन वर्ड्स हैं, हम एक एक वर्ड को इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, किसी चीज़ के बारे में प्लान करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स परफॉर्म करना, दिस इज़ नोन एज मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट की कुछ हायरार्की होती है। टॉप मैनेजर्स होते हैं, मिड कैरियर मैनेजमेंट होते हैं, और उसके बाद जूनियर मैनेजर्स होते हैं। तो ये बिट हमारे जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा हटके है, बट आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ये हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड चीज़ है, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी होगी कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस्ड डाटा टू सपोर्ट मैनेजमेंट फंक्शंस, ये इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद प्रोसेसिंग, record, summarize, store, and retrieve. Now, what is retrieve? Uh, Getting back data from stored or from backup is known as retrieve data, or present in the required reporting format. तो ये इंफॉर्मेशन की प्रेजेंट इन द रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड्स जो थे, पहला एम, उसके बाद आई, और ये दोनों हमने कवर कर लिए हैं। मैनेजमेंट हमने देख लिया, इंफॉर्मेशन देख लिया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर पेन और कॉपी अगर आपके पास है तो इसको आप लिखते जाएं, तो आपके यहाँ से नोट्स, सिर्फ अगर आप हेडिंग इसकी नोट करते जाएं, तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके सामने कोई 10-12 हेडिंग्स होंगी, और उन्हीं हेडिंग्स के ऊपर आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। तो उसके बाद तीसरा जो वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ सिस्टम। सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MIS। सिस्टम के अंदर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इनपुट्स का पता होगा, प्रोसेसिंग का पता होगा, आउटपुट एंड फीडबैक मैट्रिसेस का पता होगा। इनपुट कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद उसकी आउटपुट होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये MIS हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIS। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि MIS प्रोसेसेस डाटा टू सपोर्ट द मैनेजमेंट फंक्शंस।
जितने भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो छोटे से छोटी चीज़ ऑफिस हो सकता है, बड़े से बड़ा सिस्टम हो सकता है। बट अगर उस ऑफिस के अंदर कोई इस तरह का कंप्यूटर का सिस्टम है जिसके अंदर डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है, तो उसको हम एमआईएस कहेंगे। एमआईएस मैनेजर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईएस कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो competitive advantages create from using information minimally maximally सॉरी। तो पहला काम जो एमआईएस का होता है वो कैप्चरिंग डाटा। आपके जो हमारा आज का टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी हमने डाटा प्रोसेसिंग के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद है जब हम डाटा को कैप्चर कर लेते हैं तो हमने उसको प्रोसेस करना होता है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में हमारे पास चला जाता है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है, स्टोर दी इंफॉर्मेशन सिक्योरली, ये भी एमआईएस का काम है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इजी रिट्रीवल बाय ऑथराइज यूज़र। आपने जो डाटा स्टोर किया है वो आपका ऑथराइज यूज़र ही उसको वापस ले सकता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन, नॉन स्टॉप एसेस एंड अपडेटिंग। हर वक्त एसेस होनी चाहिए जो आपने डाटा स्टोर किया है और साथ साथ उसकी अपडेटिंग भी होनी चाहिए। तो ये इसके हमारे पास फ़ायदे हैं। पिलर्स ऑफ एमआईएस मीन्स के द कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप एक हफ्ते के लिए सोचेंगे या एक महीने के लिए सोचेंगे तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका एमआईएस फ्लॉप हो जाए, क्योंकि एक महीने के बाद भी तो एक्टिविटीज़ चलनी है। तो उनके बारे में कैसे आपको मतलब उनको हैंडल कैसे करेंगे। तो किसी भी जगह के ऊपर आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, तो जब आपने किसी जगह के ऊपर सॉफ्टवेयर चलाना है या आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस सॉफ्टवेयर के लॉन्ग टर्म में सोचें कि ये सॉफ्टवेयर आपने 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 1 से 2 साल किसी भी सॉफ्टवेयर की का पीक टाइम होता है, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर चल सकता है। बट एम आई एस यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि आपने इस जो आपकी जो सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट करना है उसका लॉन्ग टर्म आपने सोचना है। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स एंड स्ट्रक्चर। आपको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपके इस एम आई एस के अंदर चीज़ शामिल होगी। देन जो एम आई एस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है कंप्रीहेंसिवनेस एंड इंटरकनेक्टिविटी। आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो वो कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। उसके अंदर ये मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि कोई भी चीज़ ऐसी मिसिंग ना हो जो आपके किसी भी सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड है। इंटरकनेक्टिविटी, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। फिर उसके बाद हायरार्किकल एंड होली पार्टिसिपेटरी। हायरार्की, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए भी आप बनाएंगे उसके अंदर आपको हायरार्की मिलेगी। तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसको हायरार्की के हिसाब से आपने क्रिएट करना है। सपोर्ट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। जितने भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें उसमें सबसे ऊपर ओनर होता है, उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं, फिर नीचे मैनेजर्स होते हैं और फिर उसके बाद नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि ये जितनी भी एंटिटीज़ की मैंने बात की है इन सबको वो सर्व कर सके और प्रॉपर सर्व कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना चाहिए। दैट मीन्स के जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके अंदर आप डायनामिकली जब सोचेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे,
जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल, ये भी आपने, ऑपरेशंस का मतलब है कि डे टू डे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं वो आपकी परफॉर्म होनी चाहिए, और टैक्टिक्स उसके अंदर होने चाहिए। हाइलाइट्स प्रॉब्लम एंड एक्सेप्शनल सिचुएशंस, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे और एक्सेप्शनल सिचुएशंस को हैंडल कर सके। एक्सेप्शनल सिचुएशन जो जो रन टाइम के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाते, उसको हम एक्सेप्शनल सिचुएशंस कहते हैं। ड्रिवन बाय आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से चलेगा। कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके अंदर हार्डवेयर होगी, सॉफ्टवेयर होगी, और टेलीकॉम हो गया। दीज आर दी पिलर्स ऑफ एमआईएस। तीसरा वर्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वर्सेस डाटा, ये आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो इसका आपको अच्छे से आइडिया होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डाटा। तो हम फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर रॉ फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स आएगा। फिर उसके बाद जो इसकी अंदर चीज़ आएगी वो होंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। ये ये इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद अरेंज्ड टू इजी अंडरस्टैंड एंड यूज़, और उसके बाद रिडंडेंट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें आपके इंफॉर्मेशन और डाटा के अंदर ये चीज़ें आएंगी। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंजिंग रैपिडली। आप जब किसी भी चीज़, किसी भी ऑफिस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो स्टार्ट में तो वो उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट फुलफिल करेगा। बट वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे कि पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की 2 ब्रांचेस थी, तो कुछ टाइम के बाद 5 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर उसके बाद इस तरह बढ़ता गया बिजनेस। तो स्ट्रक्चर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो रैपिडली चेंज होता रहता है। फ्रॉम हेरारिकल टू फ्लैटन स्ट्रक्चर, आप जब हायरार्की में चल रहे होते हैं, ऑनर होता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर, फिर उसके बाद मैनेजर्स, और ये नीचे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, मतलब जब आप सारे नीचे वाले लेवल बराबर हो जाते हैं। फ्रॉम सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सम टाइम जैसे जितने भी बैंक्स हैं वो सारे अपनी इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करते हैं, तो वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी हो सकती है कि हर बंदा अपनी मैनेजमेंट खुद करे, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लें। फ्रॉम रिजिड टू फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स, रिजिड रिजिड मैनेजमेंट्स अरेंजमेंट्स के अंदर आप जब सॉफ्टवेयर को इतना फिक्स कर देते हैं कि वो जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक वो आपके सिस्टम को चलने नहीं देगा। उसके बाद इंट्रा एंड इंटर बिजनेस, इंट्रा एंड इंटर फर्म बिजनेस ईजियर। आपने किसी किसी के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी तो बिजनेस करना है, तो वो भी इजी होना चाहिए। लोकेशन एंड साइज नो लॉन्गर मैटर। एमआईएस के अंदर ये हम ये एक स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर लोकेशन और साइज मैटर नहीं करता। एमआईएस के अंदर कस्टमर प्रेफरेंस इज वेंटेड वेंटेड, कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है उसको ज़्यादा मैटर करते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मैनेजर्स कंटिन्यू लर्निंग, एक तो जो मैनेज कर रहे होते हैं वो भी आपके साथ साथ सीख रहे होते हैं, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बजाते खुद सीख रही होती है। competencies
इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट कंपिटेंस होना चाहिए आपका जो भी सिस्टम है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर इज इम्पोर्टेंट। स्टेक होल्डर्स मीन्स ये चीज़ आपका है, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा फ्लो कर रहा होता है वो स्टेक होल्डर्स मीन्स आपके जो लोग भी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड होते हैं, वो डेवलपर हो सकते हैं, वो ऑनर हो सकते हैं, वो उसके साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो हर स्टेक होल्डर के पास इंफॉर्मेशन जाना ज़रूरी है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स बिकम की मेजर्स ऑफ वेल्थ। लाइक सिक्योरिटीज़ ये एक ऐसी चीज़ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जिसको आप टच नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी नॉलेज, प्रॉपेरिटी नॉलेज, और उसके बाद ब्रांड है। ये एक ब्रांड के बारे में, अब ब्रांड जो है वो क्या चीज़ है, वो एक नेम है। तो आपने उस चीज़ को, वो एक इंटेंजिबल एसेट है। काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने जो ब्रांड होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फीस ले रही होती हैं। तो ब्रांड एक ऐसी चीज़ है जो इंटेंजिबल चीज़ है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल कैपिटल, लोगों की जो ज़हानत होती है, जो आप अपने इदारे के अंदर लोगों को जो ट्रेन कर रहे होते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। इनोवेशन, नई चीज़ उसके अंदर आ सकती है, यूनिक बिजनेस मॉडल डिफरेंट और क्रिएट हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, गुडविल हो सकती है, और उसके बाद कल्चरल एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ये भी MIS के अंदर ये भी एक हिस्सा है। Travels and tours, package delivery are valuable. Sound IT competencies a key success factor. Qualitative information vital for success. इनमें से जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी हैं, ये अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन इन सारी चीज़ों का डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो आपकी कोडिंग के साथ इनका लिंक नहीं है। लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो तब उस वक्त ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर बना, आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार सिक्योरिटी अच्छी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, उसके बाद इनोवेशन, बिजनेस यूनिक मॉडल, क्रेडिट कार्ड उसके अंदर हो सकते हैं, कल्चरल एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। अगर इन चीज़ों को, हम किसी भी चीज़ को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे इसमें, तो वो अल्टीमेटली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक ब्रांड नहीं बन पाएगा, बल्कि वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ही रह जाएगा। व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? यहाँ से एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो शुरू हो रहा है। यूनिफाइड डाटा एंड नॉलेज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके जो सिस्टम है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर यूनिफाइड डाटा और जो नॉलेज है शॉर्ट फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हम डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं, रिट्रीव का मतलब है दोबारा गेट करना, प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड डिस्पेंस इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि IS के बारे में है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर साइंस के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, उसका एनालिसिस जो है वो हमारा
उसके अंदर हमारे आईएएस सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जब भी आप कोई भी आप बैंक ले लें, उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, पैसे की लेन देन हो रही होती है, तो उसके अंदर ये MIS ही है, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है जो इतने बड़े बड़े बैंक्स को बआसानी चला रहा है। सपोर्ट क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ये जो IAS होते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट हो सकें। आप कोई फैक्ट्री ले लें, उस फैक्ट्री के अंदर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है और उस सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो उस फैक्ट्री के अंदर कोई नई चीज़ बन पाएगी। तो हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैकबोन का काम करते हैं। हमें यहाँ पे ये चीज़ भी एक दफ़ा देख लेनी चाहिए कि ये जो IAS होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। आप कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले है इनपुट, उसके बाद है प्रोसेसिंग। जो इनपुट हम कीबोर्ड और माउस से या किसी भी इनपुट डिवाइस से हम इनपुट लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और उस प्रोसेसिंग के बाद उसकी आउटपुट होती है। एंड फीडबैक सिस्टम, और जब आउटपुट आती है तो उसके बाद फीडबैक सिस्टम होता है कि आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी हुई है। इनपुट कैप्चर्स और कलेक्ट रॉ डाटा। बड़ी आसान बात है कि इनपुट जो होती है दैट वो कैप्चर करती है कलेक्ट रॉ डाटा को। उसके बाद प्रोसेसिंग आती है, कन्वर्ट्स रॉ इनपुट इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्म। जो रॉ इनपुट्स होती है उसको मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। आउटपुट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन द यूज़र। जो आपकी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट होके यूज़र्स तक पहुंच जाती है। नाउ द फीडबैक इज आउटपुट रिटर्न बाय द यूज़र। आपने कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम बनाया और उसकी आउटपुट यूज़र के पास पहुंच गई। अब वो आउटपुट कैसी है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? ये आपको उस यूज़र की जो फीडबैक है वो बताएगा कि आउटपुट कैसे निकली है। फीडबैक सपोर्ट्स एवेल्यूएशन एट द इनपुट स्टेज। फीडबैक क्या बताती है हमें? यूज़र की फीडबैक हमें ये फीडबैक हमें ये हेल्प करती है कि हम एवेल्यूएट कर सकें कि हमारी जो आउटपुट हो रही है इस सिस्टम के अंदर वो किस तरह की है। तो हम अपनी जो इनपुट की जो स्टेज है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें फीडबैक बताएगी। फीडबैक कहाँ से आती है? फीडबैक यूज़र से आती है, यूज़र फीडबैक देता है। और यूज़र फीडबैक किस चीज़ के ऊपर देता है? जो आउटपुट आप अपने सिस्टम में से उसको दे रहे होते हैं। IS focuses on the organization and its environment. IS captures all the stakeholders, customers, and suppliers. Regulatory agencies also interact in the SI of firm। जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज मतलब आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसीज काम कर रही होती हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर का सिस्टम तो MIS होगा, लेकिन HEC ने भी तो उसके साथ लिंक होना है, तो वो चीज़ किस में आएगी? वो MIS के अंदर आएगी, रेगुलेटरी एजेंसीज के अंदर। टेक्निकली IS इंफॉर्मेशन सिस्टम और IT बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं वो IT बेस्ड होते हैं, उनके बैकएंड के ऊपर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा होता है। कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स वर्सेस IS, फर्क क्या हो सकता है इनमें? कंप्यूटर स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यस, ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज़ को स्टोर करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर आर ओनली पार्ट ऑफ एन IS। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर्स ही उसका पार्ट होते हैं, वाहिद पार्ट होते हैं।
कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोसेसिंग, ये भी चीज़ इसके अंदर होती है। सॉफ्टवेयर और सेट ऑफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको चलाना होता है। जो हार्डवेयर होती है उसको चलाना होता है। नोइंग हाउ कंप्यूटर प्रोग्राम्स वेल वर्क इज़ वाइटल। कंप्यूटर का प्रोग्राम काम कैसे करता है, ये एक लाजमी चीज़ है जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अ, उसके बाद है बिजनेस इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन। फॉर ए फर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट्स द बिजनेस इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन। आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस किस जगह से घूम के तो किधर किधर जानी है, इसको हम कहते हैं वैल्यू चेन, इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन। इंफॉर्मेशन सिस्टम एड्स वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज, कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। द की डोमेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेजमेंट और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल। बट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ टू फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। जो भी आपका एमआईएस है या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर फिट हो जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन नॉट रिप्लेस क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आप बना के देंगे वो मैनेजर की क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर के अंदर अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको एमआईएस के बारे में बताया है कि एमआईएस का सॉफ्टवेयर क्या होता है। बट एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम वन बाय वन रिपीट कर लेते हैं कि आज की हमने इन स्लाइड्स के अंदर क्या पढ़ा है। अभी जो मैं आपको चीज़ बता रहा था, दैट इज़ बिजनेस इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन, ये एक चीज़ है। उसके बाद हमने देखा है कि कंप्यूटर वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हमने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट के अंदर आएंगी। देन ये सेम वही चीज़ है, इसके अंदर इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट होती है। यूजेस ऑफ आईएस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे फैसिलिटेट एनालिसिस ऑफ प्रोग्राम, सपोर्ट क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी फैक्ट्री में लगा होगा तो वहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट बन सकती है। व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो ये होते हैं। इंटेंजिबल एसेट का मतलब है कि आपकी गुडविल, इसको आप टच नहीं कर सकते। कल्चरल एडवांटेजेस, इसको भी आप टच नहीं कर सकते। ब्रांड को भी आप टच नहीं कर सकते। तो ये आपके पास नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें आप इनको एक वन बाय वन पढ़ सकते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, competencies इंक्रीजिंगली, उसके बाद कस्टमर की प्रेफरेंस, लोकेशन एंड साइज नो लॉन्गर मैटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद है इंफॉर्मेशन वर्सेस डाटा। रॉ फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। डाटा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के अंदर होगा, इंफॉर्मेशन सॉरी। अरेंज टू ईज अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़, हम इनको अरेंज क्यों करते हैं, ताकि हम इजीली से इसको समझ सकें। रिडंडेंट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। पिलर्स ऑफ एमआईएस, एमआईएस के पिलर्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। आपका सिस्टम जो सॉफ्टवेयर आप बना के देंगे और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए और उसके अंदर टैक्टिक्स भी होनी चाहिए।
फिर उसके बाद कैप्चरिंग डाटा करता है, ये प्रोसेसिंग डाटा करता है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज करता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? एन इनपुट्स, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड फीडबैक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। बट जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इसी के एक कंपोनेंट है। तो हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो हम अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर गौर से सुना होगा और आपको अपने सब्जेक्ट का आइडिया हो गया होगा कि हमने इस आगे सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ पढ़नी है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़नी हैं। एक, इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिस्टम क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हमने ये सारा सेमेस्टर पढ़ना है। तो हम इसकी बड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर पे आपके साथ मुलाकात होगी। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।